नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया एंशियंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके जीएस पोर्शन का और हिस्ट्री पार्ट का। अब हम लोग ने शुरू किया था मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग ब्रिटिश का एडवेंट देखा, बहुत सारे लेटर मुगल्स के बारे में देखा, ब्रिटिश और जितने भी इंडियंस जो रूलर्स थे उसके बीच में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, चाहे जितने भी वार्स हुए, एंग्लो वार्स हुए, वो सारा चीज़ हमने डिस्कस किया। प्लस जितने जितने फ्रेंच वार्स, फ्रेंच के साथ ब्रिटिश का वार हुआ, एंग्लो फ्रेंच वार, फिर हमने पोर्तुगीज के साथ देखा। तो ब्रिटिश ने सारे जितने भी अलग अलग राइवल्स कंपनीज थे, राइवल्स आपको यूरोपियंस थे, उस सबको ब्रिटिश ने बाहर निकाल दिया इंडिया से। सबसे लड़ाई लड़ा, सबको बाहर निकाल दिया। जो बचा भी, जैसे फ्रेंच और गोवा में, उसको एक ही जगह कहा कि तुम यहीं तक मतलब सीमित हो, यहीं पर तुम करो। जैसे पौंडीचेरी में आप देख सकते हैं, पुडुचेरी में फ्रेंच का, गोवा में आप देख सकते हैं जैसे कि आप पोर्तुगीज का। तो वहीं पर उसे स्थापित कर दिया गया, उससे आगे उसको बढ़ने नहीं दिया। लेकिन जो ब्रिटिश ने पूरा इंडिया पर जो राज किया 200 साल तक, वो ब्रिटिश नहीं किया, क्योंकि वो ज़्यादा मजबूत सेना भी था, उसके पास ज़्यादा स्ट्रेटजी था, ज़्यादा मतलब रिवेन्यू सोर्सेज था, एक प्राइवेट फंडिंग कंपनी था। तो इसलिए वो ज़्यादा दिन टिका भी, उसे मतलब डिसीजन लेने के लिए कोई ज़्यादा मतलब आपको बोल सकते हैं सरकारी तरह से, मतलब उसे पूरा हायरार्की से गुजरना नहीं पड़ता। जैसे फ्रेंच में आप देखेंगे, फ्रेंच का भी मतलब अगर देखें डुप्लेक्स के बारे में, तो वो बहुत ही माना जाता है एक चतुर मतलब गवर्नर था, बहुत ही क्लेवर, और माना जाता है बहुत ही ज़्यादा एक बहादुर उसे बोला जाता है अगर गवर्नर की बात करें। लेकिन फिर भी आप जानते हैं जो फ्रेंच जो कंपनी था, वो एक मतलब स्टेट ओन्ड कंपनी था, मतलब एक गवर्नमेंट का कंपनी था, इसलिए उसको पूरा कंट्रोल किया जाता था। प्लस उसे उस तरह से फंड नहीं दिया जाता था। इसके कारण क्या हुआ कि मतलब वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाया। लेकिन ब्रिटिश ने आपको राज किया, वो सारा चीज़ हमने डिस्कस किया था। फिर 1857 का जो रिवोल्ट था वो हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देखा, बहुत सारे लीडर्स के बारे में देखा, कौन कौन से लोकेशन से उन्होंने फाइट किया, रिवोल्ट लड़ा। प्लस हमने देखा कि कौन कौन से ब्रिटिश ने, गवर्नर ने रिवोल्ट को सप्रेस भी किया, वो भी आपसे पूछा जाता है। तो ये सब जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप मिस नहीं करना है, इसको याद करना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। तो चलिए हम लोग आगे का जो नेक्स्ट डिस्कशन है, हमने कहाँ तक देखा था दोस्तों, जैसे हमने नेहरू रिपोर्ट के बारे में देखा। तो नेहरू रिपोर्ट तो हमने नहीं देखा था, वहाँ से आज शुरू करेंगे। हम साइमन कमीशन तक हमने पढ़ लिया था, जिसमें देखा था कोई भी इंडियन 7 मेंबर का ये कमीशन था, बनाया गया था साइमन द्वारा। लेकिन इसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था, भारतीय नागरिक नहीं था। इसके कारण बहुत सारा आपको क्या बोल सकते हैं कि अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ, साइमन गो बैक, काला झंडा दिखाया गया। तो ये सब पूरा आपको चला था, ये हमने डिस्कस किया था। बहुत सारे लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया। अगर आप देखें, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इसने भी सपोर्ट किया कांग्रेस को। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी में अगर देखें तो ये लाहौर के समय, लाहौर में क्या हुआ था, लाला लाजपत राय को यहाँ पर उस समय ब्रिटिश द्वारा लाठी डंडा बहुत चलाया गया था। जितना भी प्रोटेस्ट होता उसमें ब्रिटिश आपको लाठी तो डंडा चलाती ही थी। उसने लाला लाजपत राय को वो मतलब कि ये बोल सकते हैं इसमें बुरी तरह से मतलब चोट भी लग गया था, उनके कारण उन मतलब जख्मी हो गए, बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। उनके कारण उनका मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पर देहांत भी हो गया। तो इसके कारण अगर देखें तो सॉन्डर्स जो मतलब जो इसमें शामिल था मतलब लाठी चार्ज करने में, उसको फिर मारा मारा भी गया। किसके द्वारा आप देखेंगे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर उसको मारा भी यहाँ पर। वो मतलब एक बदले की भावना से और मतलब ब्रिटिश को एक सबक सिखाने के लिए वो चीज़ भी किया गया था। तो वो चीज़ सारा चीज़ हमने डिस्कस किया। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं स्टोरी पार्ट। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेहरू रिपोर्ट। अगर हम नेहरू रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो ये नेहरू रिपोर्ट जो शुरू किया गया था, ये किसके द्वारा शुरू किया, किसके द्वारा ये रिपोर्ट बनाया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट मेनली बनाया गया था मोतीलाल नेहरू द्वारा, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू। तो उनके द्वारा ये रिपोर्ट आपको बनाया गया था, जो कि उस समय पब्लिश किया गया था। ये टेबल किया था 1928 में। तो इस रिपोर्ट की खास बात क्या है वो आपको याद रखनी है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ नेहरू रिपोर्ट की, तो अगर इसमें आप देखेंगे एक जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो आपके लिए इंफॉर्मेशन है, जो आपको याद रखना है, 1928 में इसे टेबल्ड किया गया था मोतीलाल नेहरू द्वारा। अगर यहाँ पर देखें तो फर्स्ट इंडियन मतलब ये रिपोर्ट था, जिसमें कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को ड्राफ्ट करने के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए रिपोर्ट में लिखा गया था, बताया गया था कि हम इंडियंस को मौका दिया जाए कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, इसलिए इसे याद रखा जाता है फर्स्ट मेजर इंडियन एफर्ट्स टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। तो इंडियंस खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ब्रिटिश ने चैलेंज कर दिया था कि तुम लोगों के पास उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम इंडियंस अपना एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, एक अपना लॉ बुक, एक रूल बुक बना सकते हो, जो सारे जो जितने भी जनता है, सारे जो जितने भी इंडियंस हैं यहाँ रह रहे हैं, उनके मतलब कि
परमिशन से या उनके मतलब बोल सकते हैं कंसेंट से। तो ये मतलब एक चैलेंजेस था जो कि इंडियंस पर, लीडर्स पर था। तो ये नेहरू रिपोर्ट आपको लिखा गया था कब? 1928 में। ये जी आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। रिकमेंडेशन इवोक डिबेट कंसर्निंग द गोल ऑफ इंडियन डोमिनियन स्टेटस ऑफ। तो इसमें दिक्कत क्या हो गया था दोस्तों कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो पूर्ण स्वराज या पूरी तरीके से अगर बोल सकते हैं आज़ादी मांगना तो था रिपोर्ट में, लेकिन वो चीज़ रिपोर्ट में नहीं था। तो रिपोर्ट में क्या था कि आज़ादी के अलावा सारा चीज़ था, लेकिन आज़ादी को छोड़ के यहाँ डोमिनियन स्टेटस मांगा गया। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि मतलब राज तो यहाँ पर चल रहा है, मतलब चलिए आप गवर्नमेंट चला रहे हैं, इंडियन सरकार चला रही है, लेकिन ऊपर से क्या कंट्रोल हो रहा है? वो ब्रिटिश जो वहाँ की रानी है, जो क्राउन है, प्रिंसेस है, उसका पूरा कंट्रोल है। इंग्लैंड का जो क्राउन रूल है उसका कंट्रोल है। तो फिर भी क्या हुआ? सॉवरेनिटी तो आपको नहीं ना आया, जो आपको संप्रभुता बोला जाता है, या किसी तरह से बाहरी का जो मतलब प्रेशर है या बाहरी का किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं हो, इंटरवेंशन नहीं हो, वो चीज़ मतलब इंडिया को फ्री नहीं मिल सकता। समझ रहे हैं ना? कंट्रोल पूरा क्या होगा? आपको बाहरी हो सकता है। इसलिए कि इसी को डोमिनियन स्टेटस बोला जाता है। तो आप जैसे आज भी देखेंगे इंग्लैंड में, वहाँ पर अभी भी मतलब प्राइम मिनिस्टर सब चीज़ बनता है, लेकिन जो इंग्लैंड महारानी है वो एक बोल सकते हैं कि आपको मतलब रियल हेड तो नहीं है, फिर भी एक मतलब नॉमिनल हेड के रूप में माना जाता है। उसी तरीके से इंडिया में उस समय डोमिनियन स्टेटस का बात रखा गया था नेहरू रिपोर्ट में। इसलिए इसमें जवाहरलाल नेहरू हो गए, चाहे आपको जिनके बेटे थे वो भी सहमत नहीं हुए इस रिपोर्ट से, फिर आपको सुभाष चंद्र बोस जी भी सहमत नहीं हुए रिपोर्ट से। तो उन्होंने अपना कमेटी भी फॉर्म कर लिया था, वो हम लोग देखेंगे आगे, इंडिपेंडेंस कमेटी का नाम था उस कमेटी का। तो ये जी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये चीज़ इसमें था, प्लस इस जो नेहरू रिपोर्ट में कमेटी जो था उसमें इतने मेंबर्स थे, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, अदर कमेटी जो बना गया था। फिर उसके बाद एक जिन्ना रिपोर्ट है आपको, तो ये सब सारा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना। तो जिन्ना का जो 14 पॉइंट डिमांड है, 9 मार्च 1929 को ये रखा गया था। तो जिन्ना का अपना एक डिमांड था, वो तो अलग ही चाहता था कि मुस्लिम का एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो, उसको जो चयन करने वाले जो लोग हैं वो भी मुसलमान हो, प्लस क्या हो कि मतलब जो खड़ा हो रहे हैं, जो इलेक्शन में जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो भी मुसलमान हो, हमारा एक अलग देश ही हो। ये सब पूरा जिन्ना के माइंड में चल रहा था उस समय। जिन्ना ने ये बहुत सारा व्यू आपको पॉइंट भी रखा था। ये 14 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्या होता है, कोई पॉइंट उठाकर आपसे पूछ दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर जिन्ना की बात करते हैं, लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग, इसे लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग था, डिड नॉट एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट को, तो इसने नहीं एक्सेप्ट किया। एंड ड्रू अप ए लिस्ट ऑफ 14 डिमांड्स। और ये क्या किया? 14 डिमांड्स रखा। तो कभी कभी आपको याद रखना, तो इस तरह से याद रखना, नेहरू रिपोर्ट पहले आया, समझ रहे हैं ना? फिर उसके बाद देखते हैं अगले साल ही, क्योंकि जिन्ना ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो जिन्ना का एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं था, ये नहीं था कि उसमें डोमिनियन स्टेट लिखा। जिन्ना बोल रहा था कि हमारे मुसलमान के लिए यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं किया है, कुछ सेपरेट इलेक्टोरेट या सेपरेट प्रोविंस की बात ही नहीं की गई है। यहाँ पर ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात की गई है कि दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये इसलिए जिन्ना ने क्या किया, अपना एक 14 पॉइंट्स का डिमांड रखा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, इसे 14 पॉइंट डिमांड आपको बोला जाता है। हम लोग आगे बात करेंगे डिमांड्स की, लेकिन वो ज़्यादा आपके लिए नहीं है। फिर अगर देखें, लाहौर सेशन हुआ था 1929 में। ये जो आपको याद रखना, लाहौर सेशन, कौन सा सेशन? लाहौर सेशन 1929 में। ये लाहौर सेशन में जो अगर देखें प्रेसिडेंटशिप या प्रेसिडेंसी जो इसमें किसके अंदर में था, प्रिसाइड किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो इस सेशन में क्या था? रिजोल्यूशन पास किया गया पूर्ण स्वराज का, जो कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस है 26 जनवरी को, उसे इसलिए हम लोग मनाते हैं क्योंकि ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का जो मतलब पूरी तरीके से जो रखा गया था ब्रिटिश के सामने, वो कब रखा गया था? यहाँ पर आपको लाहौर सेशन में रखा गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो इसमें बताया गया था कि लाहौर सेशन में कि पूर्ण स्वराज, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी तरीके से गुलामी से हटना, पूरी तरीके से स्वतंत्र होना, क्या हमारा क्या अल्टीमेट गोल है। ऑल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर वेयर आस्क्ड टू डिजाइन देयर सीट्स। जितने मेंबर्स थे उन्होंने डिजाइन कर दिया अपने सीट्स के, क्योंकि ब्रिटिश तो मानती नहीं थी। तो क्या किया, सब सारा जितने मेंबर्स थे उन्होंने डिजाइन कर दिया। ऑन 31 दिसंबर 1929, 31 जनवरी 1929 को क्या हुआ? द न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर, जो मतलब झंडा को उसमें हाइस्ट किया गया, फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को फिक्स रखा गया फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं एक संविधान के रूप में, संविधान दिवस के रूप में, वो गणतंत्र दिवस के रूप में, क्योंकि उस समय संविधान आपको लागू किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर कांग्रेस ने सेशन ने अनाउंस भी किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उसके बाद, अंडर गांधी जी के लीडरशिप में, क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं मानेगी, अगर ब्रिटिश नहीं मानेगी, अगर जो अंग्रेज नहीं मान रहा है कि अगर कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे, तो हम लोग क्या करेंगे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे, जो कि 1930 में आपको यहाँ पर शुरू हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर कांग्रेस डिसाइड, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, उस टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट करेंगे।
तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की हम लोग बात करेंगे आगे। फिर डांडी मार्च देखे, साल्ट मार्च सत्याग्रह। तो इसे डांडी मार्च, साल्ट मार्च सत्याग्रह बोला जाता है क्योंकि उस समय जानते हैं ब्रिटिश ने क्या किया था, नमक पर भी एक टैक्स लगा दिया था। नमक पर तो टैक्स आप नहीं लगा सकते, वो कॉमन प्रॉपर्टी है, समुद्र में इतना सारा नमक है। अब ब्रिटिश उस पर भी अगर टैक्स लगा देगी तो क्या मतलब कि लोग आप क्या करेंगे, मतलब नमक पर भी टैक्स दे रहे हैं, गरीब लोग मतलब क्या खाएंगे पिएंगे। तो नमक जानते तो गांधी जी ने एक नमक को इसलिए चुना क्योंकि उस सारे घरों में नमक, बिना नमक के तो कोई खाता नहीं है। नमक एक मतलब चीज को डिनोट करता है कि चलो सब लोग इससे क्या है, मतलब कि सहमत है, सभी लोग मतलब इस चीज को इम्पोर्टेंस देंगे। तो उन्होंने साल्ट सत्याग्रह चुना। तो उन्होंने डांडी मार्च किया, जिसको नमक आंदोलन बोला जाता है, ये 1930 में किया था। इसमें याद रखना उनके साथ जो फॉलोवर्स जो डांडी मार्च में चले थे वो 78 फॉलोवर्स थे, अलॉन्ग विथ हिम 20-80 फॉलोवर्स। महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया फेमस मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम से उन्होंने स्टार्ट किया 12 मार्च को। तो ये याद रखना 12 मार्च को स्टार्ट किया। 6 अप्रैल को वो वहाँ पर जो साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया डांडी वो पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने नमक आंदोलन का बहिष्कार किया। नमक जो मतलब जो नमक जो साल सत्याग्रह जो टैक्स लगाया था उसका उन्होंने वहाँ पर बहिष्कार किया, ब्रेक किया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्मॉल विलेज है डांडी, वहाँ पर पहुँच कर उन्होंने उस चीज़ को तोड़ा। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपको डांडी मार्च पूछा जाता है कब यह शुरू हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब शुरू हुआ। तो ये 12 मार्च को तो गांधी जी ने चलना शुरू किया, लेकिन जो शुरू हुआ था ये आपको 6 अप्रैल 1930 शुरू हुआ था। तो उस दिन मतलब बताया जाता है सिविल डिसोबीडियंस मेनली आपको शुरू हुआ। और ये सारे देश में हुआ, सारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग लीडर्स इसमें आपको क्या कर पार्टिसिपेशन किए थे। वो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है किस जगह से कौन से लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। जैसे बिहार में अगर बीपीएससी दे रहे हैं तो आपको बीपीएससी में ये चीज़ याद रखना, पटना से कौन से, चाहे मतलब आप देख सकते गया से कौन थे, इस तरह के बहुत सारे लीडर्स आपसे पूछा जाता है जो बिहार स्पेशल में आपको पढ़ना होगा। हम लोग बात करेंगे आगे उस चीज़ पर। On reaching the seashore, the 6th अप्रैल 1930 में ही broke the law by picking up salt from the seashore। तो ये 1930 में ये वहाँ पर मतलब समुद्र के किनारे पहुँचे, इन्होंने मतलब लॉ को तोड़ा जो कि टैक्स लॉ था साल्ट का। By picking up a handful of salt, महात्मा गांधी inaugurated the civil disobedience movement, took the shape of nationwide civil disobedience movement in which ladies also participated। ये सबसे खास इसलिए दोस्तों था कि इसमें सारे वर्ग के लोग, सारे मतलब सेक्शन के जो ऑल सेक्शन ऑफ पीपुल ऑफ सोसाइटी होते हैं वो सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट, चाहे वो महिला हो, महिला का ही पूरा भागीदारी रहा, पूरा पार्टिसिपेशन रहा। पीजेंट्स का, किसानों का पार्टिसिपेशन रहा, जो लॉयर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, सारे का एक मास लेवल पार्टिसिपेशन रहा। ये बहुत सक्सेसफुल हुआ, आपको समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर अगर देखें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो स्प्रेड हुआ तो देख सकते हैं सारे लीडर्स है, वो लीडर्स के अंदर आपको याद रखना कौन कौन से लीडर्स ने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेशन किया। तो अगर अंडर द लीडरशिप आप देखें यहाँ पर आप, तो आई थिंक आपको ये विजिबल होगा, स्लाइड क्लियर है। अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुल गफ्फार खान, तो जो अब्दुल गफ्फार खान थे इनके अंदर में क्या हुआ कि यहाँ पर इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उन्होंने कमान संभाली थी। तो पठान ऑर्गेनाइज द सोसाइटी ऑफ खुदाई खिदमत कर, तो खुदाई खिदमत का इनका एक अपना मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका उन्होंने नाम रखा था, जिसे आपको सर्वेंट्स ऑफ गॉड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सर्वेंट्स ऑफ गॉड बोला जाता है। रेड शर्ट्स मूवमेंट ही बोला जाता है इसे, पॉपुलरली एज, ये एज है पॉपुलरली एज रेड शर्ट्स मूवमेंट भी, या सर्वेंट्स ऑफ गॉड, खुदाई खिदमत कर, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इन्होंने ये पूरा मतलब संभाला था इस चीज़ को। ये चीज़ याद रखना। नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने संभाला, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इन्होंने संभाला था। ये नॉर्थ ईस्ट में कौन किसने संभाला था यहाँ पर याद रखना है। ये मतलब एक नाम था ब्रेव हीरोइन, इनको बोला जाता है रानी गाइडनेलू, जो कि मेनली बाद में इनको सम्मानित भी किया गया, देश आज़ाद हुआ। ये आपको कहाँ थी? नागालैंड की मणिपुर की थी, आपको याद रखना है। फिर चिटगोंग से अगर देखें तो आर्मरी रेस बाय सूर्य सेन ने वहाँ से पार्टिसिपेशन किया। फिर दसना से देखें तो ये आपको सरोजिनी नायडू द्वारा, इमाम साहब द्वारा यहाँ से आपको, या मणिलाल गांधी, इनके द्वारा यहाँ से आपको पार्टिसिपेशन किया गया था। लीडरशिप आपको दिखेगा इन सब के द्वारा। तो ये चीज़ आपको लीड किसके द्वारा किया याद रखना। फिर मद्रास में देखें तो ये राजगोपालचारी द्वारा लीड किया गया था, जो कि आपको त्रिचनोपल्ली से वेदनारायण थे जो कोरोमंडल कोस्ट की अगर बात करें। फिर अगर यहाँ पर देखें केरला में तो के केलप्पन द्वारा ये कैलिकट टू पय्यनूर यहाँ तक यहाँ पर यह शुरू किया गया था। फिर अगर उसी तरह से हम लोग यहाँ पर बात करें कांग्रेस को, लेकिन यहाँ पर डिक्लेयर इलीगल कर दिया गया जब ये साल्ट सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया गया दोस्तों। तो उस समय क्या होता, कांग्रेस को यहाँ पर इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना साल्ट सत्याग्रह के बारे में। इस अगर यहाँ पर देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की हमने बात की, तो फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में डेट ही पूछ दिया जाता है।
तो डेट से अगर आपको याद रखना तो 12 नवंबर 1930 को सबसे पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ था। इसमें कांग्रेस ने तो पार्टिसिपेशन आपको नहीं किया था, कांग्रेस ने बाइकआउट किया, क्योंकि कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया था। तो कांग्रेस कहाँ से पार्टी, कांग्रेस खुद ही घुसाए थे, खुद ही मतलब मूवमेंट में भी लगे, वो लोग लगे हुए थे। तो कांग्रेस ने बोला नहीं, हम पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, ब्रिटिश को भी तो दिखाना है ना भाई। एक तो तुम जो कॉन्फ्रेंस करो वो लंदन में जाके करो, इंडिया में कर नहीं रहे हो, कितना आदमी वहाँ जाएंगे। मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया, ये तो सारे मूवमेंट, सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसे गोल मेज अधिवेशन भी बोला जाता है, आई थिंक हिंदी में। तो मुस्लिम लीग ने रिप्रेजेंट किया गया किसके द्वारा, मोहम्मद अली, आगा खान, फजलुल हक जिन्ना द्वारा। फिर हिंदू महासभा भी पार्टिसिपेट किया था, मुंजी और जयकर द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था। फिर तेज बहादुर सप्रू, चिंतामणि श्रीनिवास शास्त्री ने लिबरल्स पार्टी के थे, इन्होंने अपियर किया। फिर हैदराबाद के प्रिंसेस थे, मैसूर के प्रिंसेस थे, उन्होंने मतलब अटेंड किया। कोई रिजल्ट तो नहीं आया, कोई डिसिसिव नहीं था उतना। फिर दलित को रिप्रेजेंट बी आर अम्बेडकर किए थे, ये सभी लोग जानते हैं। फिर जितने भी स्टेट्समैन थे, चाहे श्रीनिवास हो, मॉडरेट जयकर हो, सप्रू हो, ये सब सारे लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, फिर अगर बताया जाता है कि जो मॉडरेट स्टेट्स में जयकर और सप्रू थे और श्रीनिवास थे शास्त्री ने, इन्हें इनिशिएट किया क्या, ब्रेक द आइस बिटवीन, जो महात्मा गांधी और जो मेनली कांग्रेस और इसके बीच में था। लेकिन जो आप जानते हैं कांग्रेस भी तो से महात्मा गांधी के भी व्यू पॉइंट पर चलते थे, जो उनका उपदेश होता था उन्हीं उपदेश पर वो लोग चला करते थे। तो ये मतलब एक तोड़ने के लिए कि महात्मा गांधी को अगर मनाएंगे तो कांग्रेस खुद पार्टिसिपेशन करेगा। तो ये जितने भी आपको जयकर सप्रू, इन्होंने क्या किया, इनिशिएट किया, कुछ एफर्ट लगाया कि महात्मा गांधी और समय का जो मतलब आप बोल सकते हैं कि वाइसरॉय था, उसका नाम क्या था, इरविन। तो इरविन के बीच में क्या किया गया, यहाँ पर कुछ मतलब आपको बोल सकते हैं एक संधि करवाया गया, एक ट्रीटी टाइप से करवाया गया था, तो गांधी इरविन पैक्ट आपको नाम से फेमस हुआ। तो 5 मार्च 1931 को यह करवाया गया था, या इसे दिल्ली पैक्ट भी आपको बोला जाता है। तो इस चीज़ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है, गौर करना है इस चीज़ को। ये चीज़ आपसे एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। अगर उसी तरह से हम नेक्स्ट यहाँ पर देखें, गांधी इरविन पैक्ट की बात करें, तो 5 मार्च 1930 को हुआ था। इसमें पार्टिसिपेशन हुआ जितने मतलब मॉडरेट, जो मतलब मेनली संधि करवाया किसके बीच में, गांधी जी के बीच में और इरविन के बीच में। तो यहाँ पर 6 मीटिंग हुआ वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच में, गांधी जी के बीच में। फिर जाके मान दिया गया कि चलो हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गांधी जी ने माना चलो हम पार्टिसिपेट करेंगे, अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। लेकिन वो भी क्या हुआ, फेल हो गया। इससे हम लोग आगे यहाँ पर बात करेंगे। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पर इसमें कराची सेशन की, तो बीच में क्या हुआ, एक कराची सेशन भी आपको हुआ। तो कराची सेशन में क्या था, इसमें गांधी इरविन पैक्ट को यहाँ पर क्या किया, इंडोर्स किया गया, मतलब एक तरह से उसे अच्छा बताया गया, मतलब एक बोल सकते प्रशंसा किया गया। दिस सेशन इज ऑल्सो मेमोरेबल फॉर रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। इसमें अगर देखें, इसलिए हम इसे याद भी रखते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स की जो सबसे पहले बात की गई थी, जो एक रिजोल्यूशन रखा गया था, और जो नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का रिजोल्यूशन, किस तरह से इकोनॉमिक, इंडिया का क्या इकोनॉमी होगा, किस तरह से इकोनॉमी को चलाया जाएगा, ये सारा चीज़ इसमें जो आपको प्लानिंग रखा गया था कराची सेशन में। ये किसके एफर्ट से रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के एफर्ट से ये चीज़ आपको बनाया गया था। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें दोस्तों, तो ये गांधी जी आपको सितंबर 1931 में इंग्लैंड पहुंचे, वहाँ पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्होंने अटेंड किया। अपनी सर वो समय जो प्रिसाइड किया जा रहा था रामसे मैकडोनाल्ड का, वहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंसीडर द बेसिक नेशनल डिमांड फॉर द फ्रीडम ऑफ द बेसिक्स ऑफ द इमीडिएट ग्रांट ऑफ डोमिनेशन। तो मतलब अगर आप बात करें यहाँ पर, तो मेनली तो रखा गया कि चलो हमें पूर्ण आज़ादी मिलना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश ने नहीं माना। ब्रिटिश ने कहा चलो तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, कंट्रोल तो हमारा ही होगा। इसके कारण गांधी जी फिर वहाँ से वापस आ गए, कुछ बना नहीं, बात बना नहीं, बिगड़ गया। फिर ब्रिटिश ने भी सोचा कि चलो अब तो कुछ होने वाला नहीं। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, गांधी जी ने पॉलिटिक्स से तो रिजाइन कर ही दिया, लेकिन एक चीज़ इसमें और भी क्या है कि गांधी जी फिर आए फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पर शुरू कर दिया। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर देखें तो कॉमनवेल्थ अवार्ड, मैकडोनल्ड अवार्ड, तो फिर उस समय शुरू हुआ था 1932 में। तो कॉमनवेल्थ और मैकडोनल्ड अवार्ड क्या है दोस्तों यहाँ पर, कि ब्रिटिश, एक चीज़ याद रखना आपको, जो कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो एक ही कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, सेकंड राउंड है, उसमें ही बात नहीं बना। लेकिन जो अगर आप देखें बाकी सारे लोग, चाहे वो हिंदू महासभा से हो, चाहे मुस्लिम लीग से हो, चाहे
दलित पार्टी से आपको मतलब बी आर अम्बेडकर जी हो, तो वो जितने भी लीडर्स थे, जितने भी आपको मतलब जो रूलर्स थे उस समय के, जो प्रिंसली स्टेट के रूलर थे, उन सारे ने सारे मतलब कि राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया। लेकिन अगर कांग्रेस से अगर पूछा जाएगा आपको तो वो सेकंड है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर कॉमनल अवार्ड लाया गया। अब ब्रिटिश ने समझा कि आप तो बात बनने वाला है नहीं, कांग्रेस तो मान नहीं रही है, तो ब्रिटिश सोचे कि चलो कुछ डिवीजन करते हैं सोसाइटी में ही। तो सेपरेट इलेक्ट तो वो ला रहे थे, अब एक कॉमनल अवार्ड उन्होंने शुरू कर दिया। कॉमनल अवार्ड में क्या था कि मतलब उन्होंने तो पहले मुस्लिम हिंदू बंटवारा कर दिया। अब वो सोच रहे थे कि हिंदू के बीच में ही बंटवारा हो जाए, तो उन्होंने क्या किया कि दलित का अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कही गई। इसमें बी आर अम्बेडकर तो सहमत थे, लेकिन फिर बाद में गांधी जी ने कहा कि नहीं, ऐसा अगर होगा तो फिर देश में बहुत ज़्यादा मतलब एक भयंकर युद्ध हो सकता है, कुछ भी मतलब कि बोल सकते हैं एक सिविल वार का कंडीशन हो जाएगा, मतलब आपस में ही लोग लड़ने लगेंगे अपने राइट्स के लिए। अब ब्रिटिश द्वारा तो वो पूरा फैलाया गया था, इतना रायता था वो ब्रिटिश द्वारा फैलाया गया था। तो गांधी जी ने क्या किया, उस समय भूख हड़ताल, एक मतलब बोल सकते हैं आप पूरे हंगर स्ट्राइक पर वो उतर गए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसी को मैकडोनाल्ड और कम्युनल अवार्ड बोला जाता है 1932 में। तो ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा ये शुरू किया गया था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो 16 अगस्त 1932 में। तो यहाँ देखें तो सबके लिए, मुस्लिम, सिख्स, यूरोपियंस, इट इन विसाज कम्युनिटी ऑपरेस्ड क्लासेस के लिए उन्होंने शुरू कर दिया। गांधी अंडरवेंट ए फास्ट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट, गांधी फास्ट में चल गए। फिर पूना पैक्ट हुआ, तो ये कम्युनल अवार्ड को हटाने के लिए पूना पैक्ट कराया गया, बोल सकते हैं आपको अंबेडकर जी के साथ और गांधी जी के साथ। तो मैकडोनाल्ड अनाउंस द प्रपोज्ड ऑन माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नोन एज द कम्युनल अवार्ड, ये तो हमने देख ही लिया। फिर अगर देखें तो गांधी जी को मतलब फास्ट तोड़ना पड़ गया जब ये बात चल गया कि चलो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, तो गांधी जी ने कहा चलो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको एक अलग रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। जो आज भी समय देखते हैं SC ST का अपना एक रिजर्वेशन होता है, चाहे आप मतलब पॉलिटिक्स में देखें चाहे एजुकेशन में देखें, तो ये यहीं से शुरू हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर गांधी जी ने अपना यरौदा जेल में जो फास्ट रखा था वो फास्ट को उन्होंने तोड़ा। फिर अगर देखें तो पूना पैक्ट आपको अम्बेडकर गांधी जी ने 25 सितंबर 1932 को हुआ। गांधी जी ने हरिजन वहीं पर एक टर्म भी क्वाइन किया था। मतलब हरिजन मीन्स क्या हो गया, मतलब कि हरि का जितने भी सन है, चिल्ड्रन है, राम के जितने भी चिल्ड्रन उनको हरिजन, तो ये दलित को हरिजन से रिप्रेजेंट करते थे, ये चीज़ डिप्रेस्ड क्लास को। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। उसी समय ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग आपको स्टार्ट किया गया था 1932 में, एंड वीकली हरिजन, ये 1933 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। फिर इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस आपको 1933 से मेनली शुरू हुआ था, इसे आपको ध्यान रखना। फिर उसका थर्ड रेयल कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस देखे तो नवंबर 1932 में ये शुरू हुआ था। तो इसमें क्या था कि कांग्रेस ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया, ये हमने देख ही लिया। इसके बाद क्या हुआ कि जो जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, तो उसमें जो भी रिपोर्ट आया, जो भी मतलब असहमति बना गवर्नमेंट के बीच में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के और बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, तो उसके रिपोर्ट के अनुसार जो भी रिपोर्ट मतलब सामने आया, जो रिजल्ट आया, उसके अनुसार ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपको बनाया गया। तो हमने बात भी किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35, तो उतना ज़्यादा आपको हमने पहले क्लास में देख लिया था, एक हमने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की क्लास देखी थी उसी में। तो ये इंडियन 95 में क्या है कि जो सबमिशन, जो साइमन कमीशन का भी रिपोर्ट हुआ था, उसको भी इसमें शामिल किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी था उसको आपको दिया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी था वो दिया गया, डायरकी खत्म किया गया। लेकिन यार डायरकी तो आपको खत्म कर दिया प्रोविंस में, लेकिन यहाँ पर आपको मतलब बोल सकते हैं कि ये सेंटर में आपको डायरकी ला दिया गया, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। प्लस क्या है कि इसमें द एक्ट ऑफ 1935 वाज अनएनिमसली रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जवाहरलाल नेहरू मार्क्स इट वाज ए न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। तो जवाहरलाल नेहरू ये बोला था कि ये मतलब एक गुलामी कराने का एक नया चार्टर है, मतलब पूरा एक रूल है, रेगुलेशन है, जिससे कि क्या हो, इंडिया और ज़्यादा गुलाम हो सके। तो एक नया रूल है गुलाम करने का, द न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। ऑल्दो द कांग्रेस अपोज द एक्ट येट इट कंटेस्टेड द इलेक्शन, इलेक्शन तो उन्होंने लड़ा ही। इंट्रोड्यूस द 1 अप्रैल 1937 को इलेक्शन आपको शुरू हुआ, और बहुत सारे मिनिस्टर 6 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने बनाया भी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमने बात भी किया था अच्छे तरीके से। फिर क्या हुआ कि मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, उसमें क्या किया गया ब्रिटिश द्वारा, तो आप जानते ही हैं वो कुछ ना कुछ करते ही रहता था। तो ब्रिटिश ने क्या किया, अंग्रेज ने, कि बिना कांग्रेस के परमिशन से, मतलब आप मतलब सेना को आप लगा रहे हैं वर्ल्ड वार में, उनका जान मतलब जा रहा है। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इंडियंस का ही जान गया है, मतलब वर्ल्ड वार सेकेंड में, वर्ल्ड वार फर्स्ट में। तो ब्रिटिश उसमें लड़ा रही है, भूखमरी का कंडीशन आ रहा है देश में, महंगाई आ रहा है, और बिना कांग्रेस के परमिशन से ये सब चीज़ हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट वार में ही कांग्रेस ने मतलब ब्रिटिश ने कहा था कि हम देश आज़ाद कर देंगे हम, लेकिन ब्रिटिश ने अपना प्रॉमिस को क्या किया,
एक्सेप्ट नहीं किया, प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया, इसलिए कांग्रेस ने क्या किया, डिज़ाइन कर दिया, क्योंकि बिना परमिशन से वो क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश कूद गया और वो लड़ रहा था, और इंडिया का पार्टिसिपेशन कहा कि नहीं, इंडिया ही पार्टिसिपेट कर रहा है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ये यूरोप में 3 सितंबर 1939 में हुआ, 1939 से 45 तक आपको चला था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। That brought Britain also within its fold. Without consulting the Indian leaders, the Viceroy declared India also as a belligerent country. Congress demanded that India should be declared as independent nation. Then only would the country help Britain in the war. इंडिया ने एक मतलब अपना प्रस्तावना रखा कि नहीं, जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे तब तक हम ये वार नहीं लड़ सकते, हम वार में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन ब्रिटिश ने इस चीज़ को नहीं माना। उसने डेट 70 अक्टूबर को उसने कहा रिजेक्टेड, कांग्रेस का डिमांड रिजेक्ट कर दिया। तो कांग्रेस ने क्या किया, वाइसराय का रिप्लाई को कंडेम किया और जितने मिनिस्टर थे वो रिजाइन कर दिए सभी जगह से। ये आपको ध्यान रखना। लेकिन मजा आ गया किसको, जिन्ना को। मुस्लिम तो ये चाहता ही था कि कांग्रेस किसी तरह से खत्म हो, तो इसलिए जिन्ना ने उस दिन को क्या किया गया, डे ऑफ डेलीवरेंस, डे ऑफ डेलीवरेंस के नाम से उस दिन को इसने नाम दिया जिन्ना ने। तो जिन्ना खुश हो गया, मुस्लिम भी खुश हो गया कि चलो भाई कुछ तो अच्छा हुआ। तो ये मतलब बोल सकते हैं एक मतलब पूरी तरीके से एक व्यू पॉइंट का एक पूरी तरीके से जो डिफरेंसेस है वो और ज़्यादा क्या हो गया, एक फैलता गया, मतलब और ज़्यादा बढ़ता गया। इसलिए देखते हैं जो पार्टीशन लास्ट में एक अल्टीमेटम बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं एक वही सॉल्यूशन ही था, और इंडिया के पास कुछ सॉल्यूशन है तो बहुत ज़्यादा ही क्या होता है आपको, मतलब जान मतलब जाता उस चीज़ में, इसलिए पार्टीशन करना ही पड़ा लास्ट में। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें क्या था हमारा, पाकिस्तान रिजोल्यूशन। तो पाकिस्तान रिजोल्यूशन में क्या हुआ, जो लाहौर का रिजोल्यूशन था दोस्तों 24 मार्च 1940 का, इस रिजोल्यूशन में क्या हुआ, यहाँ पर लाहौर का रिजोल्यूशन था। इट वाज इन 930 दैट इकबाल सजेस्टेड द यूनियन ऑफ द फ्रंटियर पर बलूचिस्तान सिंध एंड कश्मीर एज ए मुस्लिम स्टेट विद इन द फेडरेशन। चौधरी रहमत अली इन्वेंटेड द टर्म पाकिस्तान। तो पूछा जाता है कि पाकिस्तान का जो टर्म था किसने इन्वेंट किया था, चौधरी रहमत अली। मतलब इकबाल जो इकबाल था उसने क्या किया था, एक आइडिया सजेस्ट किया था, लेकिन जो नाम रखा गया था किसके द्वारा, चौधरी रहमत अली के द्वारा। ये लाहौर सेशन हुआ था मुस्लिम लीग के द्वारा 24 मार्च 1940 एडी में। पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास किया गया, फेडरल स्कीम को रिजेक्ट किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिजेक्ट किया गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट हुआ हमारा अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर 8 अगस्त 1940 को हुआ था, ये हमने पढ़ा भी था, इसे आपको याद रखना, इसे लिलिंथ को ऑफर भी बोला जाता है। फिर यहाँ पर देखें तो उसमें वायसराय कौन था, लिलिंथ को था, वायसराय आपसे पूछा जाता है। उसने अगस्त ऑफर रखा, इसमें कहा कि डोमिनियन स्टेटस तो हम देंगे इंडिया को लेकिन आज़ाद नहीं करेंगे, तो फिर भी कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का इसने मौका भी दिया कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाने देंगे लेकिन हम ऊपर से कंट्रोल हमारे रहेगा, कोई सॉवरिटी राइट तुम्हें नहीं मिलेगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर। द मुस्लिम लीग वेलकम दी ऑफर। मुस्लिम लीग ने वेलकम किया ऑफर को। इन ब्रीफ द अगस्त ऑफर फेल्ड इन गेनिंग इंडियन कोऑपरेशन। तो इंडियन कोऑपरेशन तो नहीं मिला। फिर बोल सकते हैं वार था, फैक्ट, ये सब जितना भी चीज़ था उस समय और ज़्यादा कांग्रेस के बीच में ब्रिटिश के बीच में गल्फ आपको शुरू हो गया, तो बोल सकते हैं भेद आपको और ज़्यादा बढ़ गया, डिफरेंसेस बढ़ गया। फिर गांधी जी ने उस समय इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस और इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया गया था 1941 में। इसमें क्या था कि जो कांग्रेस का वर्किंग कमेटी था उसने डिसाइड किया तो इंडिविजुअली फाइट करेंगे, क्योंकि उस समय वार भी चल रहा था तो पूरे देश में पार्टिसिपेशन तो नहीं हो सकता था। तो विनोबा भावे ने ये पूछा था कि फर्स्ट सत्याग्रह कौन थे, फर्स्ट सत्याग्रही का नाम याद रखना, विनोबा भावे थे। सेकेंड हमारे कौन थे, सेकेंड आपको जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपको याद रखना बीपीएससी में बिहार से रिलेटेड कि पहले कौन थे आपसे पूछा जाता है, जिसमें अनुग्रह नारायण कृष्णा सिंह। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पहले कौन थे कृष्णा सिंह, सेकंड कौन थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। कभी कभी थर्ड ही पूछा जाता है, एग्जाम में थर्ड तक यहाँ पूछ दिया गया था, तो आप खोज के आइएगा थर्ड कौन थे। किताब में तो भले नहीं दिया गया फिर भी आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है क्रिप्स मिशन। आप क्रिप्स मिशन की बात अगर करें दोस्तों यहाँ पर, तो क्रिप्स मिशन क्या है कि 1942 में देश आज़ादी करवा देते हैं। क्रिप्स मिशन क्या था, 1942 में शुरू हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिफ्यूज किया कि हम कांग्रेस का डिमांड को क्या करेंगे यहाँ पर, मतलब ब्रिटिश ने कहा कि कांग्रेस का डिमांड को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इसमें भी क्या था कि वो डोमिनियन स्टेटस से बाहर आ ही नहीं, तो कहते नहीं डोमिनियन स्टेटस ही देंगे, आज़ाद नहीं करेंगे। तो इसको भी मतलब रिजेक्ट कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा। इसमें प्रपोजल क्या था, डोमिनेंट स्टेट टू बी ग्रांटेड आफ्टर द वार। वार के बाद हम डोमिनेंट स्टेट देंगे, आज़ाद तो नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाएंगे, उसमें अपना आप नॉमिनेट कीजिए बॉडी, मतलब मेंबर्स को, चाहे प्रोविंसेस थे वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ मतलब अलग से मतलब बॉडी बनाया जाएगा, जो प्रिंसेस होगा, मतलब जितने भी ब्रिटिश के जो प्रिंसेस है या बोल सकते हैं आप अलग से जो प्रिंसली स्टेट्स है उनका अलग पार्टिसिपेशन रहेगा, डिफेंस लेके कंट्रोल ब्रिटिश के अंदर रहेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा।
लेकिन इसमें क्या किया, कांग्रेस ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। गांधी जी से बोला भी ये कि पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब पहला ही चेक है, आइए मतलब उसी चेक को क्या करा, ये मतलब फिर से दे रहा था, ये बाउंस कर जाएगा, क्रैशिंग बैंक। एक तो वैसे बैंक मतलब क्रैश कर रहा है, अब पोस्ट डेटेड चेक आप दे रहे हैं, मतलब बैंक अभी क्रैश कर रहा है लेकिन आप चेक दे रहे हैं कि अगला हम ये काम करेंगे, एक बार खत्म होगा, तो ये चेक क्या होगा, कोई काम का चेक रद्दी के भाव में बिकेगा। तो यही चीज़ था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, गांधी द्वारा बताया गया, ये कथन आपके पूछा जाता है एग्जाम में। फिर अगर देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में शुरू हुआ था, ये दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है कि क्विट इंडिया जो मूवमेंट शुरू किया गया था 1942 में, इस मूवमेंट से क्या था कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीट एट बॉम्बे 8 अगस्त 1860 को सभी लोगों ने बॉम्बे में आपको यहाँ पर मीटिंग किया था। 1942 में जो ये मीटिंग हुआ था दोस्तों कांग्रेस का 1942 में, इट पास्ड द फेमस क्विट इंडिया रिजोल्यूशन एंड प्रोपोज टू द स्टार्टिंग ऑफ द नॉन वायलेंट स्ट्रगल। गांधी जी का लीडरशिप था इसमें, इसे वर्धा प्रपोजल ही बोला जाता है, लीडरलेस रिवॉल्ट हो गया बाद में जाके ये। इसमें डू और डाई का जो मतलब मैसेज गांधी जी के द्वारा दिया गया था, किसी तरह से हक लेना है, किसी तरह से ब्रिटिश को बाहर खदेड़ कर निकालना है। रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट ऑफ द लीडर्स, लेकिन अगला ही दिन सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जैसे नेहरू हो गए, गांधी जी हो गए, मौलाना आज़ाद हो गए, सारे लीडर्स को यहाँ पर अरेस्ट आपको कर लिया। गांधी जी को आपको आघा जेल में यहाँ पर रखा गया था, खान प्लेस में, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। बिहार से बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। फिर देखिए उस समय क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, पैरेलल गवर्नमेंट्स आपको शुरू हो गया था, जैसे सतारा में देखिए प्रति सरकार वहाँ पर सेटअप किया गया था नाना पटेल द्वारा। फिर अगर यहाँ पर देखें बलिया में देखें चित्तू पांडे द्वारा आपको अलग पैरेलल गवर्नमेंट शुरू कर लिया गया था। फिर अदर्स टीचर और बिहार यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन भी किए थे। बंगाल में तमलुक जातीय सरकार आपको फंक्शन किया गया मेदिनीपुर में। फिर अंडरग्राउंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू हो गया, जिसमें जयप्रकाश नारायण का बहुत बड़ा भूमिका था। यहाँ पर रामनंदन मिश्रा, इन्होंने हजारीबाग जेल स्केप कर दिया, वहाँ से ये लोग भाग भाग चुके थे। एग्जाम में पूछा भी गया था कौन जेल से भागे थे, हजारीबाग जेल से। बॉम्बे में क्या हुआ, मुंबई में अगर देखें तो सोशलिस्ट लीडर जैसे कि अंडरग्राउंड एक्टिविटीज शुरू कर दिया। अरुणा असफ अली द्वारा से रेडियो कांग्रेस, तो यहाँ पर कांग्रेस रेडियो उषा मेहता द्वारा शुरू किया गया था, जो आप एक मूवी भी आया है आप देख सकते हैं। फिर राजा राम मनोहर लोहिया द्वारा यहाँ पर बिहार मूवमेंट शुरू किया गया था। तो बहुत सारे अंडरग्राउंड एक्टिविटी उस समय चला करता था। जो कॉलेज स्टूडेंट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वर्कर्स पार्टिसिपेट किया, उन्होंने आप स्ट्राइक पर चल गए, लेकिन कॉम्युनल क्लासेस नहीं था, ये सबसे अच्छी बात थी इसमें। फिर देखे तो मर्चेंट कम्युनिटी कैपिटलिस्ट, उन्होंने पार्टिसिपेट तो नहीं किया। मुस्लिम लीग भी क्या हुआ, अलग रहा, एलोफ रहा, ये भी पार्टिसिपेट नहीं किया। हिंदू महासभा भी मूवमेंट को कंडेम किया, तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग और हिंदू सभा ने पार्टिसिपेट किया, तो नहीं, उसने कंडेम किया, वो मूवमेंट से अलग रहे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, राजा गोपालचारी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें डिमांड फॉर पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान का एक डिमांड आया किसके द्वारा, जिन्ना के गवर्नमेंट द्वारा। या 1930 देखें तो मोहम्मद इकबाल फॉर द फर्स्ट टाइम सजेस्टेड एट द फ्रंटियर प्रोविंस, इसको आपको क्या करना, फेडरेशन किया, हमने देखिए था पाकिस्तान टर्म ऐड किया गया था रहमत अली द्वारा। फिर पाकिस्तान रिजोल्यूशन जो कि मुस्लिम लीग द्वारा पास किया था लाहौर सेशन में, हमने देख लिया। टू नेशन थ्योरी जिन्ना ने दिया था वहाँ पर, सिकंदर हयात खान, फजूल हक, ये सब कुछ चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। फिर कराची सेशन हुआ था ऑफ द मुस्लिम लीग का, स्लोगन डिवाइड एंड क्विट का स्लोगन दिया गया था 1943 में। फिर गांधी जी का फास्ट हुआ, इस चीज़ को रोकने के लिए आपको 10 फरवरी से 7 मार्च देख सकते हैं, महीना महीना फास्ट रखते थे, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने, फिर भी वो हुआ 21 दिन का फास्टिंग था। गांधी जी चाहते थे किसी तरह से ये खून खराबा रुक जाए, ये पार्टीशन रुक जाए, क्योंकि उनको पता था कि क्या हो सकता है देश में। फिर उसका सीआर फार्मूला है 1944 में, ही प्रपोज टू अपॉइंट ए कमीशन टू डिमार्केट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेयर द मुस्लिम्स वेयर मेजोरिटी। उनका क्या था कि एक फार्मूला था सी राजा गोपालचारी का, वो चाहते थे कि मुस्लिम और हिंदू साथ में रहे, लेकिन एक बॉर्डर को डिमार्केट कर ले, जहाँ पर मतलब बहुत सारे मुस्लिम मेजोरिटी हिंदू मेजोरिटी, वहाँ पर वोटिंग करवा ले, जैसे वोटिंग होता है ना, वोटिंग करवा ले। प्लेबिसाइड जिसको बोला जाता है कि लोग खुद पार्टिसिपेट करें कि वो रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते, सेपरेशन थ्योरी पर वो जो मतलब पार्टिसिपेशन है उस पर वो मतलब सहमत है कि नहीं, तो ये सब चीज़ मतलब दिया। लेकिन इसको भी यहाँ बोल सकते हैं कि कांग्रेस ने तो इंडोर्स किया था, देखा देखते हैं कॉमर्स कम्युनिकेट ये मतलब साथ में किया जाएगा। मुस्लिम लीग वाज टू एंडोर्स कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट कॉपरेट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जिन्ना ऑब्जेक्ट किया, हिंदू लीडर्स बाय द वी.डी. सावरकर कंडेम द प्लान। तो ये प्लान ये भी क्या हुआ, आपको सक्सेस नहीं हुआ। फिर अगर नेक्स्ट देखें विवल प्लान आया शिमला कॉन्फ्रेंस, जो कि 1945 का एडी का था। विवल प्लान में क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन जो कि मतलब विवल प्लान में शिमला कॉन्फ्रेंस क्या था कि जो आफ्टर द कंसल्टेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द इंडियन प्रॉब्लम, लॉर्ड वेवल द वाइसरॉय ऑफ इंडिया इशूड ए स्टेटमेंट नोन एज विवल प्लान।
उसमें वाइसराय था वेबल आपको, द प्लान विच चीफली कंसर्न्ड वाइसराय ड्यूटी काउंसिल प्रपोज सर्टेन चेंज स्ट्रक्चर ऑफ द काउंसिल। तो काउंसिल में कुछ स्ट्रक्चर चेंज करने वाले थे। ये जो प्रपोजल्स क्या था कि एजुकेटिव काउंसिल होगा वो बैलेंस रिप्रेजेंटेशन होगा, उसमें आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम और हिंदू दोनों का होगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ 22 प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स का था शिमला टू कॉन्सेप्ट, शिमला में ये कॉन्फ्रेंस किया गया था, इसलिए शिमला कॉन्फ्रेंस इसे बोला जाता है वेबल प्लान का। रीज नो, यहाँ पर कोई डिसीजन भी नहीं बना, ये कॉन्फ्रेंस और खराबी हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर इंडियन नेशनल आर्मी ऑफ सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये बनाया गया था। कुछ और इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे, ज़्यादा नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके द्वारा कैबिनेट मिशन है, थोड़ा सा कुछ है और देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू किया गया था, ये आइडिया नेशनल आर्मी का आप जानते हैं, ये मलाया मोहन सिंह द्वारा मेनली शुरू किया, जो इंडियन ऑफिसर थे इंडियन आर्मी में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। मार्च 22 को कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था, जो कि टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का फॉर्मेशन किया गया। बैंकॉक कॉन्फ्रेंस, राज बिहारी बोस ने इसका फॉर्मेशन रखा, प्रेसिडेंट इनको बनाया गया लीग का। फिर सुभाष चंद्र बोस जो स्केप किए थे बर्लिन से 1941 एडी में, वो इंडियन लीग को उन्होंने संभाला। इन 1943 में क्या हुआ, सिंगापुर ये अराइव किए। फिर उसने देखा कांग्रेस को छोड़ के वो जो गांधी के साथ जो उनका मतलब बोल सकते हैं जो सेशन, एक मतलब जो महात्मा गांधी के साथ उनका डिफरेंसेस हुआ था, मतलब त्रिवेणी जो सेशन हुआ था आपको आप जानते हैं, उसमें क्या हुआ था कि जो छोड़ के उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की जो गठन किया था 1939 में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर वो सिंगापुर भी गए, वहाँ असिस्ट किया, राज बिहारी बोस उन्होंने असिस्ट किया। फिर 1943 में वो क्या कि इंडियन गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स के आप देख सकते हैं रंगून और सिंगापुर ने कॉन्टैक्ट किया और वहाँ पर एक अपना एक आर्मी उन्होंने खड़ा किया। फिर अंडमान और निकोबार को उसने एनेक्स भी किया, जापानीज के साथ हेल्प करके, शहीद और स्वराज जो कि आप आज के समय में वो द्वीप का नाम दिया गया है। फिर ये दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने आपको दिया था। फिर आईएनए का जो ट्रायल्स हुआ था दोस्तों, जब वो आगे मतलब सेना बढ़ा आपको इंडियन नेशनल आर्मी का, तो फिर वो क्या हुआ अपना घुटना, क्योंकि ब्रिटिश का आर्मी बहुत ज़्यादा था, वो मतलब आपको आगे रंगून से बढ़ ही नहीं पाए। तो ब्रिटिश ने क्या किया, जितने भी आर्मीज के जो मेंबर्स थे सारे को ब्रिटिश ने उठाया, सारे को आपको रेड ट्रायल, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स था जेल में रखा, नहीं तो ट्रायल शुरू कहाँ किया, रेड फोर्ट में, इसलिए रेड ट्रायल्स, इसको आईएनए ट्रायल्स बोला जाता है। इसमें पीके सहगल अब देख सकते हैं, कमांडर पीके सहगल, शाह नवाज और गुरबख्श दलीन, ये सारे धर्म के मतलब कमांडर्स थे जो इसमें आपको सम्मिलित थे। ये ट्रायल हुआ रेड फोर्ट में, ये डिफेंस प्रिजनर्स थे कोर्ट में, जो ऑर्गेनाइज किया गया था, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, इनके द्वारा लड़ा गया था। नेहरू भी थे, असफ अली थे जो इनके साथ थे, मतलब वो मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट ही लड़ रहे थे। वेबल यूज वीटो पावर एंड सेट देम फ्री, वेबल ने वीटो पावर यूज किया, फ्री कर दिया उनको। मुस्लिम लीग ऑल्सो ज्वाइन द कंट्री वाइड प्रोटेस्ट, 12 नवंबर 1945 को इंडियन नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। फिर रॉयल इंडियन नेवी का रेटिंग म्यूटिनी हुआ था, उसमें वो बोला जाता है खाना बहुत ख़राब दिया जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनको सही से मतलब जो सैलरी नहीं दिया जाता था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, इसके लिए यह मतलब मेनली आपको लड़ा गया था रॉयल इंडियन नेवी। ये डेट याद रखना आपको। इसमें अगर देखें तो कराची में म्यूटिनी हुआ था, वल्लभ भाई पटेल जिन्ना ज्वाइंटली परसुएड किए थे इस चीज़ को। फिर कैबिनेट मिशन की अगर बात करें दोस्तों, 1946 में हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान। इसमें क्या हुआ था, इसी में आपको मतलब मेनली देखिए मतलब रखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाने दिया जाएगा, आपको देश को आज़ाद भी करने दिया जाएगा। इसमें इधर लोग मतलब इसमें कांग्रेस ने मतलब मान लिया इस चीज़ को, और फिर वो मतलब कि देश को आज़ाद करने का यहीं पर डेट भी रखा गया था, फिर माउंट बेटन को यहाँ पर बुलाया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो लॉर्ड एटली उस समय का कौन था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था, लॉर्ड एटली, याद रखना। ये डिक्लेरेशन किया 15 मार्च 1946 दैट द ब्रिटिश कैबिनेट मिशन वुड विजिट इंडिया, द कैबिनेट मिशन विजिट करेगा, जो कि मतलब उसमें लॉर्ड पैथरिक, लॉरेंस, स्टाफोर्ड, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये याद रखना, अलेक्जेंडर, स्टाफोर्ड और लॉरेंस, मतलब क्रिप्स, अलेक्जेंडर, ये सब सारे मेंबर्स थे इसमें, ये पूछा गया था एग्जाम में। वो देखेंगे कि क्या की पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब ओपिनियन है, उसके अनुसार ये डिसाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या फॉर्मेशन होगा, किस तरह से देश को आज़ाद किया जाएगा। तो मुस्लिम ने भी कहा चलो प्लान एक्सेप्ट करते हैं। फिर डायरेक्ट एक्शन कैंपेन 16 अगस्त को बनाया गया, ये बहुत ही दुख दिवस ऐसा था, उसमें बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों की जानें भी गई, हिंदू मुस्लिम का पूरा लड़ाई था, ये चीज़ याद रखना। फिर इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू के अंदर। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, सेशन हुआ, हमने बात किया था 9 दिसंबर को शुरू हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंट बनाया गया। तो लीग ने अटेंड नहीं किया था, लियाकत अली खान और मुस्लिम लीग वाज मेड द फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें बनाया गया था। फिर एटली स्टेटमेंट की बात करें तो 30 जून 1948 को बताया गया था कि पावर ट्रांसफ़र किया जाए, आज़ाद किया जाएगा, लेकिन स्थिति इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था दोस्तों की आज़ादी पहले करना था, क्योंकि ब्रिटिश ने चाहता था कि उसके माथा पर यह चीज़ लिखा है कि उसने यह खून खराबा करा, लेकिन बाकी ये तो ब्रिटिश द्वारा ही किया गया था। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्लस अगर यहाँ पर देखें माउंट बेटन प्लान की अगर बात करें तो 3 जून 1947 में माउंट बेटन का जो अपना एक प्लान था, इसमें क्या था, 3 जून प्लान इसे बोला जाता है। माउंट बेटन ने कहा था कि ये सेपरेट स्टेट का
थ्योरी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्लस हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पार्टीशन 2 डोमिनियन में होगा, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको दिया जाएगा। अब जब तक आप अपना गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करते हैं तब तक ये डोमिनियन स्टेटस रहेगा। तो ये 15 अगस्त को आपको 1947 को आज़ाद कराया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान आप जानते हैं वो इंडिपेंडेंस डे मनाता है, 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये हमारे देश ने क्या कि हमने यहाँ पर आज़ाद किया। फिर आप देखते हैं रिफरेंडम भी आपको कहीं कहीं हुआ, जहाँ रिफरेंडम हुआ, रिफरेंडम के थ्रू आपको लोगों का वोटिंग किया गया। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना 18 जुलाई 1947 को। इससे हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ, हमें आज़ादी मिली। फिर आप देख सकते हैं कश्मीर को किस तरह से महाराजा जो कश्मीर थे उन्होंने, वहाँ पर बहुत सारा आक्रमण होने लगा आतंकवादी का। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से साइन करवाया गया, जूनागढ़ को पुलिस एक्शन से, हैदराबाद को पुलिस एक्शन से। तो इस तरह से आपको याद रखना जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। प्लस ये कास्ट मूवमेंट था जो हमने पहले ही देख लिया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। बहुजन समाज क्या था, सत्यशोधक समाज था, किसके द्वारा ये शुरू किया गया था, ये चीज़ आप यहाँ पर टेबल देख सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों आज का लेक्चर था जो मॉडर्न हिस्ट्री का था, हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया आज़ादी के बाद। अब हमारा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, क्या हमारा एजुकेशन है रहा था, क्या हमारा प्रेस रहा था, वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम अगले क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास होगा। तब तक आप लोग ये चीज़ रिवाइज कीजिए, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हमारे पास मतलब बीपीएससी को लेकर भी समय कम है, अभी जो नियरेस्ट एग्ज़ाम है उस पर फोकस कीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं 13 दिसंबर को डेट आपको रखा गया है और एग्ज़ाम होगा, और इस पर क्वेश्चन पैटर्न भी आपको चेंज किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था पिछले साल, आप जानते हैं प्रोटेस्ट को लेकर। इसी साल आपको जनवरी तक, फरवरी तो बड़ा बवाल तो हो ही रहा था, तो थोड़ा सा उलट चेंज भी हो सकता है। आप जानते हैं कि मतलब सरप्राइज़ देने में तो बीपीएससी माहिर है, तो इसलिए आप फोकस करें, चीज़ों को अच्छे से याद रखें, रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज लगाएं, और जुड़े हमारे साथ स्काई एकेडमी 360, जहाँ पर सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। और अब मीरना पहाड़ी के पास हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है, हमारे साथ आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इस नंबर पर जुड़ भी सकते हैं। प्लस आपको टेस्ट सीरीज गाइडेंस सारा प्रोग्राम आपको करवाया जाएगा, अभी सारा कोर्सेज हमारे यहाँ फ्री चल रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।